अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की बहुत बहुत स्पेशल टर्निंग पॉइंट एपिसोड। निकाह वाली नेक्स्ट होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी अब आहिस्ता आहिस्ता एंडिंग की तरफ गामज़न है। तो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कितना कसूरवार है। तो आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, और स्पेशल दोनों कपल्स जो मेन कपल्स हैं उनके बहुत ही हॉट से बहुत रोमांटिक से सीन्स हैं। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए और मज़ीद आपको कोई तकरीर सुनाए, मैं लेकर चलती हूँ आज की बहुत ही स्पेशल और मेगा एपिसोड की तरफ। तो जल्दी से चलते हैं हमारे जानम बाय अस्मा मिर्ज़ा एपिसोड 22। लेट्स स्टार्ट। किसी कॉल फोन पर अरमान की नींद टूटी। जनाब काउच पर ही रात सो गए थे, मगर जब उठने की कोशिश नाकाम महसूस हुई तो बाजुओं में कैद अनिया को देखे अरमान मंदी मंदी आंखों से ही मुस्कुरा दिया। वो रात उठकर अरमान के पास ही इस कंफर्टेबल काउच पर ब्लैंकेट समेत आ गई थी। ये लड़की क्या चीज है? अरमान ने खुमार झटका और अनिया के नीचे आई बाजू से ही मेज पर रखा फोन हाथ बढ़ाकर उठाया तो आलियन जाह का नाम देखते उसके जबड़ों में खिंचाव दराया। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अरमान ने फ़ोन वापस रखा और अनिया, जो कि आधे से ज़्यादा अरमान पर चढ़कर सो रही थी, इसको आहिस्तगी से खुद से दूर किया और उसकी करवट बदलवाए, खुद शर्ट की सिलवटें दुरुस्त करे, अनिया ही की टांगों की तरफ बैठे। फ़ोन वापस उठाकर दोबारा नाम देखा। कुछ सोचते हुए अरमान ने कॉल पिक कर ली। दूसरी जानिब जाले और जिशान की गैर मौजूदगी में आलिन ने जहाँ मेंशन की सजावट का काम शुरू करवा दिया था, और वो अभी अपने बेडरूम में एंटर हुआ था। अरमान के कॉल पिक करने पर एक खुशी का रंग सा लहराया था। मुझे कॉल क्यों की तुमने? अरमान के लहजे में तनाव दराया, जबकि आलिन जहाँ धीमा सा मुस्कुराया था। ये बताने के लिए कि आप ही ने मिस्टर इब्राहिम शराजी को नहीं मारा था। उसके कुछ प्रूफ मैंने तुम्हें मेल किए हैं। एक पार्सल भी है जो तुम्हें 2 दिन बाद मिल जाएगा। मैं जानता हूँ तुमने जाले की जिशान से शादी क्यों करवाई। जाले को वापस पाने के लिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं उसकी शादी अपने करीब कहीं करूँ, और इसलिए तुमने उसकी कम उम्री और उसके दिल के डर की परवाह भी नहीं की, जो तुम्हारी तरह वो भी दिल में पालती बड़ी हुई है। मैं नहीं जानता वो प्यारी सी अनिया तुम्हारे खौफ दूर कर पा रही है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये फैसला बेहतरीन है, क्योंकि ज़िशान मेरी ज़ाले के सारे डर दूर ज़रूर करेगा। मैंने सोचा था ये सच तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि असल सजावार आखिर मेरी बहन थी या तुम्हारा बाप, लेकिन तुम्हारा ज़ाले के लिए लिया ये फैसला, मेरा दिल तुम्हारे लिए नर्म कर गया। इन प्रूफ्स को देखने के बाद मुझे उम्मीद है तुम ज़ाले को मुझसे मुकम्मल छीनने की कोशिश कभी नहीं करोगे, क्योंकि जितनी वो तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है। आलियन ने अपनी बात मुकम्मल की और हस्बे मंशा खामोशी का वक्फा लिया। तुम्हारी किसी बात या किसी प्रूफ पर मुझे यकीन नहीं। तुम एक सिफाक इंसान हो जिसने जाले को उसके अपनों से छीना है। अब जब तुम्हारी साजिश नाकाम होती नजर आई तो आ गए अच्छेपन का ड्रामा करने। अगर तुम्हारे पास अपनी बहन की बेगुनाही के सबूत थे तो इसे जेल क्यों हुई? इसने इकरार जुर्म किया था आलियन जहाँ कि वो उसने मेरे बाबा को मारा है। वो अपने मौक़िफ़ पर पहाड़ सा जमा था, जबकि आलिन ने रैक पर रखी आपी की पिक्चर उठाकर देखते कर्बनाक सांस ली। तुम्हें अनिया से मोहब्बत है? अरमान उसके सवाल पर आगे से और तपा। अपने काम से काम रखो। अरमान की आवाज़ सख्त हुई। अगर तुम्हें अनिया से वाकई मोहब्बत है तो तुम इन सबूतों को ज़रूर सच्चा मानोगे। तुम्हारी माँ की खुदकुशी के पीछे मेरी अपिया नहीं थी अरमान। मैं हवा में तीर नहीं चलाऊंगा। तो वो सबूत खुद देखना कि आज तक तुमने और तुम्हारी दादी ने जिस इंसान के दिफा की जंग लड़ी, असल मुजरिम वही था। उसी ने अपनी दोनों बीवियों को निगल लिया और सजा मिली तुम्हें और जाले को। मैंने कई साल तक कस्टडी का केस हारा। वजह जानते हो क्या थी? तुमसे जाले को लेने की हिम्मत हर आखिरी हेरिंग में टूट जाती थी, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि तुम भी जाले जैसे मासूम हो। लेकिन फिर मुझे लगने लगा जैसे अब भी वो मेरे पास ना आई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब उसका केस जीता तो तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मुझे। ये सब कभी ना कहता अगर तुमने जाले के लिए फ़ैसला ना लिया होता। वो जाले से बहुत प्यार करता है। मैंने एक मुलाकात में जान लिया उसे। वो जाले को मुझसे और तुमसे भी ज़्यादा चाहता है। तो मेरी बस एक गुजारिश है कि अब की बार फ़ैसला जाले के हाथ में देना, और उसे मेरे और अपने अलावा एक ज़िशान का ऑप्शन भी ज़रूर देना। टेक केयर। आलिन ने सिर झुकाया तो ये मामला भी लगे हाथों निपटा दिया। वो कॉल बंद करे शावर लेने चला गया, पर अरमान ने अपना लैपटॉप ओपन करते आलिन जाह की तरफ से आई ईमेल चेक की।
वहाँ उसके बाबा इब्राहिम शराजी के बिजनेस लॉस और कंपनी के दिवालिया होने की सारी डिटेल थी, और उसके बाद शराजी हाउस तक गिरवी रखने के पेपर्स, मगर आगे जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने अरमान का दिल कुचल दिया, और वो थे कई करोड़ का कर्जा चुकाने की खातिर ही इब्राहिम शराजी ने ज़ीनिया जहां नामी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन को अपनी झूठी मोहब्बत में डालकर इससे उसकी ट्रैवल एजेंसी के तमाम पेपर्स हथियाए। ज़ीनिया और आलैन के वालिद रजब जाह भी आलसन के बड़े लैंड लॉर्ड्स में शामिल थे। तभी ऑटोमेटिकली उनकी डेथ के बाद आलैन और ज़ीनिया के हिस्से बहुत सी जायदाद आई। इब्राहिम शराजी ने ज़ीनिया को पहले तो शादी तक फंसाया, फिर उससे उसकी बहुत सी जायदाद हथिया कर अपनी गिरवी रखी कंपनी वापस पाई। ये सब डिटेल इन डॉक्यूमेंट्स में थी। और अब अगली अहम कड़ी थी ज़ीनिया और अरमान की माँ दोनों के साथ इब्राहिम शराजी की सबसे बड़ी ज्यादती, और वो ये थी कि इब्राहिम ने जब अपनी गिरवी कंपनी वापस पाली तो इसे कुछ माह बाद 69 करोड़ का फिर नुकसान हुआ, और इस बीच उसने बहुत बड़े माफिया मैन का मकरूज हो गया। अब उसका पैसा देने के चक्कर में इस माफिया बिजनेसमैन ने पहले बेटी की डिमांड की कि अपनी बेटी दे और जान छुड़वा, मगर चूंकि इब्राहिम शराजी की तब सिर्फ एक औलाद थी, तभी इसने अपनी पहली बीवी यानी अरमान की माँ को, जो वैसे भी फायजा शराजी की पसंद से आई थी और इससे इब्राहिम का लगाव न था, इसे बेच दिया। इन गुंडों ने अरमान की माँ को मॉल के बाहर से उठवाने की कोशिश की, पर ड्राइवर तगड़ा आदमी था तो वो बच गई। लेकिन जब घर पहुंचकर इसे फोन कॉल आई तो किस तरह उसके शौहर ने इस गुंडे को बेच बेच दिया, तब वो औरत ये सह ना सकी थी और उसने खुद को शूट कर दिया, क्योंकि वो इब्राहिम शराजी से बहुत प्यार करती थी। इस कॉल की रिकॉर्डिंग से लेकर हर डिटेल इस ईमेल में थी। जबकि इस सारे मैस का फायजा और अरमान ने मलबा डाला इब्राहिम शराजी की दूसरी बीवी पर, जो उन्हीं दिनों इब्राहिम के साथ शराजी हाउस आई थी, जिसकी कोख में चंद माह का बच्चा भी था। अब जीनिया पर घर की तरफ से नफरत, प्रेशर, ऊपर से इब्राहिम की मशकूक हरकतें कि वो डॉन अब इससे दूसरी बीवी देने का मुतालबा करे, ब्लैकमेल करने लगा, और ये सब जीनिया के इल्म में आ गया। वो औरत जिसने इब्राहिम शराजी के लिए अपने भाई को छोड़ दिया, इससे हिस्सा मांग कर वो सारी जायदाद भी अपने शोहर को दी, वो कैसे ये बर्दाश्त करती कि वो आदमी बेवफा है। जीनिया ने इसी बहस के बीच जब इब्राहिम शराजी से हिसाब मांगने को गन उठाई, तो इब्राहिम के झपटने और छीनने के चक्कर में वो गोली इब्राहिम के सीने के पार हो गई। जीनिया को तो पहले ही फायजा और अरमान कातला माने बैठे थे, और जब इब्राहिम मरा फिर तो वो वाजिबुल कत्ल हो गई। अरमान ने ही जीनिया को जेल करवाई और इसने इकरार जुर्म भी किया, और अदालत से अपने बच्चे की पैदाइश तक की मोहलत मांगी। और जिस दिन फैसला हुआ तब इसने ये सब आलेन जाह को कॉल करके बताया, और कसम भी दी कि वो ये सब यहाँ किसी को ना बताए। बस जीनिया ने अपनी कोख में पलती इस नन्ही जान को आलेन की सपुर्द किया। आलेन ने वहीं कोरिया रहकर आपी को छुड़वाने के लिए आला पाई के वकील चुने, पर जीनिया का इकरार जुर्म उसकी रिहाई में बहुत बड़ी रुकावट था। जब अरमान और फायजा को पता चला जीनिया की कोख में औलाद है, तो उन्होंने 4 माह तक जीनिया को जेल से निकलवा कर अपनी निगरानी में रखने की दरख्वास्त दायर की कि ये उनके खानदान के खून का मामला है। अदालत ने ये 4 माह की दरख्वास्त कबूल की, और इन 4 माह में उन्होंने जीनिया को अपने फार्म हाउस रखा, उसके लिए 4 अदद फीमेल मुलाजमीन रखी, लेकिन खुद कभी खबर ना ली। जीनिया तो बात करना और या कुछ सुनना, मुस्कुराना सब तो इब्राहिम की बेवफाई के वक्त ही भूल गई थी। शायद अरमान पर वो जो मेहरबानी उतरी वो भी इसलिए कि वो खुद भी मासूम था, और अल्लाह ने इस नापसंद औरत की कोख में मौजूद जान के लिए तभी अरमान के दिल में उंस डाल दिया। लेकिन जब जीनिया ने जाले शराजी जैसी परी को जन्म दिया तो खुद वो इतना जी सकी कि 2 मिनट के लिए इसकी आलेन से बात हुई, जो अपिया की बिगड़ती तबीयत का सुने पहली बार इस संगदिल शहर आया, और वो भी अपिया की मौत देखने। जीनिया ने इसे और जाले को और ये भी कहा कि मेरी जाले को थोड़ा अरमान को भी देना। शायद इन 4 माह में जीनिया को अगर किसी से उनसियत थी तो वो अरमान था। और जब जीनिया की तदफीन हुई तो आलेन ने जाले को लेने के बारे जब कहा, तो फायजा और अरमान दोनों ने आलेन जाह को बहुत सफाक लफ्जों में वहां से निकाला। ये सब कुछ आज फिर पढ़कर अरमान पर न जाने कितनी कयामतें एक साथ टूटी थी। वो लैपटॉप बंद किए सर हाथों में गिरा गया। आप उठ गए? अनिया की आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी, तो अरमान ने हाथों से बाल आज़ाद किए, गर्दन घुमाई ही कि वो उसकी सुर्ख होती आंखें देखे। जल्दी से ब्लैंकेट परे करे उठकर पास ही आकर बैठी। आप ठीक हैं? आपकी आंखें सुर्ख क्यों हैं? मुझ पर गुस्सा है? रात आपके पास आ गई थी? बोले। उसका चेहरा हाथों में भरे नींद की सारी खुमारी झटक कर यूं थी जैसे उसकी अरमान को देखकर जान निकल रही हो। तुम पर गुस्सा होता तो तुम मुझे छू भी ना सकती। वो उसके चेहरे से जुड़े हाथों को पकड़ता, जताने के साथ अपनी आंखों की सुर्खी भी पी गया। फिर क्या हुआ? मामा बाबा याद आ रहे हैं?
شاید یہ سوال کرنے کے لیے انیا کو اپنی پوری ہمت لگانی پڑی تھی۔ کسی کے حصارے کو ریتنا اسے کہاں پسند تھا۔ نہیں، اگر تم چاہو تو یونی سے چھٹی کر سکتی ہو، ہم کہیں گھوم آئیں گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے پورا دن۔ انیا کو اب سچ میں یقین ہوا کہ ضرور کچھ ہوا ہے، ورنہ وہ آدمی ایسا کبھی نہ کہتا۔ پوری رات بھی رہ لیجیے گا میرے ساتھ۔ یونی سے چھٹی کے لیے تو آپن پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ ہی رات آپ کو دیکھتے دیکھتے 3 بج گئے، میری نیند پوری نہیں ہوئی ارمان۔ وہ ارمان کے کندھے سے لپٹ کر لاڈ سے مزید اپنے دکھڑے رونے لگی، جس پر ارمان نے ذرا سا رخ انیا کی طرف پھیرا۔ مجھے کیوں دیکھا تم نے اتنا؟ ہاتھ پکڑ کر مجھے رات اپنے پاس کیوں نہیں لے کر گئی؟ وہ سنجیدہ تھا پر لہجہ شدت سے لبریز تھا۔ آپ اکسانے کے ویٹ میں تھے، میں نے سوچا بیڈ پر نہ صحیح ہم کاؤچ پر تو سو سکتے ہیں۔ تھوڑی سیف فیلنگ آئی، اور میرے پاس آپ کو دیکھنے کا حق ہے، اور بچپن سے حق استعمال کرنے کی عادت ہے مجھے، جو آپ کے معاملے میں کچھ حیا کے پردوں میں ڈکی ہوئی ہے۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں کو ارمان کے گال جا لائن سے پھیرتی گردن تک لائی، تو ارمان نے ہاتھ اس کی کمر میں سرکاتے اسے خود سے لگایا۔ انیا کی آنکھوں میں نرم سا ڈر تھا۔ اکساؤ مجھے۔ انیا کی پلکیں اس حکم پر تھر تھرائیں۔ واٹ؟ اس وقت؟ وہ کرٹلز کے پار سے جھانکتی صبح کی نرمگی روشنی کے بارے فکر مند تھی۔ میں نے تو برش بھی نہیں کیا ارمان، پتہ نہیں سوتے میں کتنی لالیں ٹپکی ہوں گی۔ انیا نے بنا کسی تردد جب کہا تو ارمان نے ایک ہی جھٹکے سے انیا کو کاؤچ پر واپس گرایا۔ گندی! جناب جرجری لیے اٹھے تو انیا لیٹ کر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنسی۔ اٹھ کر منہ دھو کر آؤ، شرم تو تمہیں آتی ہی نہیں، صبح صبح موڈ خراب کر دیا ہے۔ جناب ٹاول اٹھانے کے بعد اپنی شرٹ کے لیے ڈریسنگ روم گھسے تو انیا اٹھ کر پیچھے ہی دوڑی، ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس رکی۔ محبت کا امتحان تھا ارمان جی، اگر آپ گندی انیا کو کس کرتے تو کیا پتا آج آپ پر انیا کی پیار کی برسات ہوتی۔ ہاں، فیل ہو گئے آپ۔ اب میں جولو کو کس کر کے آتی ہوں، دیکھنا اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ انیا دروازے کے باہر سے ہی ہانک لگا کر اس سے پہلے جاتی، ارمان نے پیٹ میں ہاتھ باندھتے نہ صرف روکا بلکہ انیا کی گردن ہونٹوں میں سک کرتے انیا کو کراہنے پر مجبور کر دیا۔ مجھ میں اور اس بلی کے بچے میں مقابلہ کرواؤ گی تم اب؟ واقعی شرم مر گئی ہے تمہاری۔ کوئی چھٹی نہیں نہ آؤٹنگ، ریڈی ہو یونی چل رہے ہیں ہم۔ ارمان نے جب یہ کانوں میں چھٹی کے کینسل ہونے کا اعلان کیا تو وہ معصومیت اور مظلومیت کا جہاں بنے پلٹی۔ نہ پلیز سرتاج، یہ چھٹی والی عیاشی کا سکھ نہ لیں مجھ سے، میں نے تو اچھا بھلا موڈ بنا چکی تھی۔ ہم لانگ ڈرائیونگ پر چلیں گے، لنچ ہم ڈے لائٹ اور ڈنر کینڈل لائٹ میں کریں گے۔ اب کیوں خواہ پڑھائی جیسی بورنگ چیز لا رہے ہیں ہمارے بیچ؟ یہ سوتن کا کام کرے گی، سمجھے نا؟ وہ منتوں ترلوں پر اتری تھی، جبکہ ارمان گردن اکڑائے اب ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ چولو کو کسی قسم کی کس نہیں کرو گی تم، پرامس می؟ ارمان نے ذرا اکڑ کم کی تو انیا کے گال بلش کیے۔ کسی قسم کی مطلب اس کے فیس پر بھی نہیں۔ انیا نے شرمانے کی ناکام کوشش کرتے سوال کیا۔ نہیں، ارمان نے ہٹ درمی سے دانت پیسے۔ کیوں، آپ کو جیلس ہوگا؟ انیا نے اس بار جناب کو برا چھیڑا، تبھی تو ارمان نے اس کا منہ جبڑے سے جب دبوچا تو انیا کا چوزے سا منہ بنا دیکھے ارمان سے غصے کو قائم رکھنا حرام ہوا۔ اور سچ میں اتنی تکلیف کے باوجود اس شخص کو مسکرانے پر مجبور کر چکی تھی۔ ہاں، مجھے جیلس فیل ہوگا کیونکہ یہ جو چوزے جیسا تمہارا منہ ہے نا، یہ صرف میرا ہے۔ ارمان کا حق جمانا بلے برہم ہو کر تھا، پر انیا کے پورے وجود میں چپکے سے باہر آ گئی تھی۔ لوگ ایویں آپ کو سرد مزاج کہتے ہیں، آپ تو چلتی پھرتے آگ والا گولا ہیں، لگتے ہی اگلا بندہ سلگنے لگے۔ یہ منہ صرف آپ کا ہے، پر اس سے نکلنے والی فالتو کی بک بک سننے کا بھی پہلا حق آپ کا ہے۔ تو آج چھٹی کرتے ہیں اور میں آپ کو اس منہ کے مظاہرے دکھاتی ہوں، جیسے یہ۔ وہ بیچارہ خونک تھا کہ کیسی مخلوق اللہ نے دے دی۔ انیا نے اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرا اور ارمان کی گال پر زور سے ہونٹوں کا لمس بکھیرتی پیچھے ہٹی۔ تمہیں مجھ سے ذرا ڈر نہیں لگتا؟ ارمان نے پھر سے جبڑا دبوچا، پر اب پکڑ پہلے سے بھی محملی تھی۔ نہیں، آپ بٹر اسکچ ٹافی ہیں جسے میں کرچ کرچ کر کے کھا لوں۔ انیا نے آنکھیں پٹپٹائیں، اور اب وہ مسکراہٹ چھپا چھپا کر ہار گیا تھا۔ اب وہ بطخ کے منہ والی مسکرانے کے ساتھ شرما بھی رہی تھی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کسی کا سر پھاڑ چکا ہوتا، اس لیے گندی انیا بھی اب چلے گی۔ اس چوزے منہ کو پیار بڑا چھو کر ارمان نے انیا میں سنسنی سی اتارے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے حصار سے آزاد کر دیا۔ مجھے ٹاول پکڑا دینا۔ ارمان اس سے پہلے نہانے جاتا انیا پکاری، اور اگر ٹاول کے بہانے آپ نے مجھے اندر کھینچ لیا؟
अनिया अपने निचले लिप को काटे शर्माती हुई मिनमिनाई तो अरमान ने घूर कर इस ज्यादा ही फ्री होती लड़की को देखा। अगर तुम्हें अंदर ही लेकर जाना होता तो टॉवल में तुम्हें पहले ही लपेट कर ले जाता। स्टेज में भी टाइम है, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। जनाब का गुरूर बैठने पर ही ना आ रहा था। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही आपको नहाता दिखने के लिए। हाँ, जब अकल प्यार और नरमी बट रही थी ना, तब भी ये एटीट्यूड के काउंटर पर खड़े थे। अनिया ने ब्लैंकेट उठाकर इर्द गिर्द ओढ़ा और बड़बड़ाती हुई जाकर बेड पर औंधी गिरी। और अभी 1 मिनट ही गुजरा कि अनिया को अपना आप हवा में मुअल्लक महसूस हुआ। नहीं, तब मैं थोड़ी देर बेशर्मी के काउंटर पर भी गया था। अरमान ने इसे बाजुओं में ब्लैंकेट समेत उठा रखा था और वो जिस तरह बढ़ रहा था अनिया का जिस तरफ बढ़ रहा था अनिया का हल्का सूखा ऊपर से पसीने अलग छूटे। नहीं, ये मेरे अरमान नहीं। अम्मी जी को बचाए मुझे प्लीज। अरमान, मैं दोबारा कम बक बक करूंगी, ये मत करें। मैं आपको नहाता नहीं देख सकती, आप कितने वो लगेंगे, छी। अरमान ने डोर तक पहुंचे तरस खाती नजरों से अनिया को देखा। कम बकबक, पहले तौबा करो कि बिल्कुल बकबक नहीं करोगी, वरना तुम्हारे हाथ बांधकर तुम्हारी आंखों में चिमटे घुसाकर जो आंखें बंद ना होने दे, मैं तुम्हें ये वाला टार्चर दूंगा। अन्या ने डरी डरी हंसी दिखाई तो अरमान भी मुस्कुराया। बस आपकी मुस्कुराहट मिल गई, अब मुझे मरना भी कबूल है। अरमान ने नजरें सी चुराए इस भारी भरकम कंबल में लिपटी अनिया को नीचे उतारा और उसकी गाल बुरी तरह मरोड़ी। अच्छा लगता है जब जब तुम मेरे आस पास होती हो, हंसती हो। अपनी बकबक की आदत डाल दो मुझे, लेकिन इसे कमियां खत्म मत करना। अरमान जाते जाते पलटा तो अनिया की सारी शरारत में आतिशी से रंग घुले। अब टेंशन न लें, ये लड़की अपने संभाले गए सारे रंग सिर्फ आप पर लुटाएगी, अपनी सुर्ख आंखों का राज भी। अगर इस कम अकल से बांट लेंगे तो ज्यादा स्पेशल फील होगा मुझे। मैं जरा जोलू को देखूं, बस हक करूंगी। अब से मेरी हर किस आपकी मलकियत है। बाय। संजीदा तो ये लड़की जान को आती थी। वो गई तो अरमान कितनी देर वहीं खड़ा उसके लफ्जों के पास गश्त में ही खोया रहा। फिर अपनी सुर्ख आंखों को सोचते अजियत भरा सांस खींचे फ्रेश होने गया। वॉक करने के बाद वो ज़िशान को मामू के फार्म हाउस लाई थी, जहाँ बहुत सी सब्जियां उगाई जाती थी और यहाँ काम करते हुए वर्कर्स को आलियन बहुत अच्छा पे करता था। यहाँ एक पार्ट डांसिंग फील्ड था जहाँ के कुछ काश्तकार कोरियन डांसर थे और उन्होंने ही इस फील्ड को डांसिंग फील्ड बनाते एक खास किस्म का रक्स इजाद किया, जो वहाँ के लोग करके खूब इंजॉय करते हुए यहाँ फल और सब्जियां उगाते थे। जाले से लाई तो पहले फार्म हाउस से अटैच घर जाकर चेंज किया, जो एक खुले से पजामे के साथ छोटी सी कुर्ती थी और सर पर एक खूबसूरत सा रुमाल टाइप स्कार्फ था जो हेयर रिंग की तरह सारे उसके बालों को समेटने में कामयाब था। तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। ज़ीशान बाहर लगे दरख्तों से ताज़ा अंजीर उतार कर टेस्ट कर रहा था, पर वो भी बहुत फीकी थी तो उगल दी। पर जब गेट से बाहर आती जाले पर नजर पड़ी तो वो हंसता हुआ पास रुका। मैं पैदा ही क्यूट हुई थी, चलें आपको कुछ स्पेशल दिखाती हूँ। जाले ने मुस्कुराते हुए आगे की राह ली तो ज़ीशान भी मुस्कुराता पीछे ही लपका। 10 मिनट में वो फार्म हाउस में एंटर हुए। ये कहाँ लाई हो मुझे जाले? ज़ीशान दूर पार ताहद्दे निगाह फैले खेत देखते हैरत से अपने साथ चलती जाले को देखते बोला, जिसके हाथ में जमीन की मट्टी नरम करने वाला डंडा भी था, जिसे अब तक ज़ीशान बस ऊंचे नीचे रास्ते दूर करने के लिए लाठी समझा था। अब ठटका, इसे कहते हैं डांसिंग फील्ड। यहाँ जो भी उगाया जाता है वो यहाँ के स्पेशल डांस को करके किया जाता है। सोचा आपको इश्काशकी से निकाल कर जरा कोरिया की ये रंग दिखाऊं। जाले वहाँ के मकामी लिबास में थी, पर ये शैतान साहब वैसे ही शर्ट जीन्स में उठाए थे। मैंने तो सुना था तुम्हारे मामू की साउथ कोरिया में अपने क्लब हैं। हक्खा, इनकी लाडली नाचने के लिए खेतों में आती है। वैसे हमारे उधर खेतों में कुछ और किया जाता है। ज़ीशान की नज़र कुछ और नाचते किसानों पर गई तो जनाब उनके डांसिंग स्टेप कॉपी करने लगे थे और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे, जिस पर जाले हंसकर साथ दे रही थी। अच्छा, ऐसा क्या किया जाता है वहाँ ज़ीशान? जाले को तजस्सुस में देखते ज़ीशान ने एक स्टेप मार कर खेत के बीच में कूदते हुए बाकी चुन्नी आंखों वाले किसानों को दूर से ही हेलो फेंका। पर जाले की तवज्जो तो ज़ीशान की जवाब पर अटकी थी, जो वापस जाले को यूं देखने लगा जैसे फिर से कोई शरारत करने लगा है। हमारे उधर खेतों में हर गैर ज़रूरी काम होता है मिसेस, जैसे आशिकों की डेट, पेट की उलझन से छुटकारा, कोई खुफिया मिशन की तकमील। छुपन छुपाई का नायाब खेल खेत के बिना कहाँ मुमकिन है। और सबसे अहम, पंजाबी फिल्मों की शूटिंग में हीरोइन का डांस जो खड़े खेतों को गिराने को ट्रैक्टर का काम देता है। साले जो बड़े गौर से सुन रही थी एहतमाम तक, जब ज़ीशान हंसा तब इस बोंगी को समझ आई बात हंसने की थी और फिर जाकर खनकता हंसी।
और ज़ीशान अपने स्टेप भूल गया। वो कुछ मज़ीद लोगों के साथ मिलकर कुछ फलों के बीज लगाने में लगी थी, जिस पर ज़ीशान ने भी मदद की। और जहाँ-जहाँ वो मिट्टी नर्म के बीज दबा रही थी, ज़ीशान भी इस जगह हटी घास-फूस ठीक से ऊपर करता जा रहा था। वो लोग 2 बजे तक यहीं रहे, क्योंकि ठंडक थी तो हल्की-हल्की धूप ने बहुत मज़ा दिया। और फिर अचानक से स्याह बादलों की वजह से बारिश शुरू हुई, तो बाकी किसान तो अपने शेल्टर एरिया की तरफ चले गए और कुछ वहीं काम करते भीगने लगे, जबकि ज़ाले ज़ीशान का हाथ पकड़े वापस इस छोटे से स्टे हाउस में आ गई। लेकिन फिर भी दोनों पूरे भीग चुके थे। रुलते गया पर चस बड़ी आई है। अब अगर मैं नाजुक बीमार पड़ा तो फिर रात फ्लाइट है मेरी जालिम, और खुद देखो कांप रही हो। चलें जा मेंशन। ज़ीशान ने अपनी टी शर्ट के ऊपर पहनी बटन अब उतार कर निचोड़ी तो बकायदा पानी निकला, जबकि ज़ाले तो अभी भी शेड तले खड़ी दोनों हाथ बाहर निकालकर बारिश एंजॉय कर रही थी और काम भी रही थी। बारिश तो रुक लेने दे, मेरे तो कपड़े पड़े हैं अंदर। ऐसा करती हूँ, मैं चेंज करके जाती हूँ, आपके लिए आपकी शर्ट और जीन्स ले आती हूँ। ऐसे गीले होकर ड्राइव कैसे करेंगे? ज़ाले ने जल्दी से बारिश से खेलना बंद किया और अंदर बढ़ी, जो छोटा सा वुडन हाउस था जहाँ बस कुछ देर के लिए वो स्टे करती थी। अब ड्राइव तो वो खुद भी कर सकती थी, पर ज़ीशान के रूबरू मैडम का दिमाग आउट हो गया था। और ज़ीशान पर से लब मुस्कुराहट लिए ज़ाले की बोंगी सी लॉजिक सोचता खुद भी पीछे ही चलाया, मगर गलती से भी इस तरफ ना देखा जहाँ ज़ाले चेंज करने गई थी। बस अपने वजूद से चिपकी ब्लैक शर्ट भी पकड़कर उतारी तो उसके खूबसूरत जिस्म की मुंह दिखाई ज़ाले के इस खूबसूरत स्टे हाउस के आगे हुई। वो सच में एक पुरकशिश आदमी था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास बहुत खूबसूरत दिल था। अंदर आ जाएं ज़ीशान, मैंने हीटर ऑन कर दिया है, मैं चेंज करके जाती हूँ। वहीं बने अटैच चेंजिंग रूम में ज़ाले ने अपनी जीन्स और लॉन्ग शर्ट पहनकर ऊपर ढीली सी जर्सी पहनी और मोजे उतार के गीले शूज खड़े करके रख दी। वहीं रखे फ्लैट चप्पल पैरों में अड़ेसती, गीले बालों में हाथ फेरते बाहर आई तो उसके कदम थमे। वो अपनी शर्ट उतारे से भी औरतों की तरह निचोड़ रहा था। ज़ाले न चाहते हुए भी उसकी मसल्स वाली पोस्ट से नजरें न हटा सकी। ऊपर से वो भीगा हुआ वैसे ही वहाँ हीटर की भड़कती आग से ज्यादा खतरनाक था। मैं आती हूँ ज़ीशान। वो होश में आती इससे पहले दरवाजे की तरफ बढ़ती, बेध्यानी में दीवार से जा टकराई। ज़ीशान उसके कराहने पर जल्दी से शर्ट वहीं वुडन चेयर पर रखता करीब आया और हंसते हुए ज़ाले को अपनी तरफ पलटाया, जिसके माथे पर हल्की सी खरोच आ गई थी। मुझे लगता है मैंने शर्ट उतार कर आपके होश उड़ा दिए मिसेस, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ज़ीशान ने लो देते अंदाज में ज़ाले के माथे पर बनी खराश पर नरमी से अंगूठे की पोर से लाई, तो मोहतरमा के चेहरे पर हजारों रंग लहराए। ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी कि इस तरफ डोर नहीं है। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आप हीटर के पास जाएं, ठंड न लग जाए। ज़ाले ने इसी सांप का घबराहट में बात डाली। कैन आई हग यू? ज़ाले के कान के पास झुकते ज़ीशान ने जो कहा, वो घबराकर उसकी तरफ चेहरा उठाए देखने लगी। गीले हैं आप? वो बोलने की कोशिश में हकला गई। मैंने हक बाजुओं से करने, टांगों से नहीं कमली। गीली ज्यादा शर्ट थी वो उतार चुका हूँ। हाँ, तुम ना करना चाहो तो अलग बात। ज़ीशान ने इसरार ना करते तकाजा वापस लिया तो वो जल्दी से ज़ीशान का हाथ थाम गई। ऐसे कुछ अजीब लगेगा ना आप शर्ट पहन लें फिर। ज़ाले ने अपनी उलझन समझाने की कोशिश की तो ज़ीशान उसका हाथ पकड़े वहीं रखी चेयर तक ले जाते खुद भी बैठा और ज़ाले को भी बिठाया। शर्ट सूखने दो, 10 मिनट तक, फिर साथ निकलते हैं। ये 10 मिनट तुम ड्राइविंग के बजाय मुझे दे दो, इस हीटर ने वैसे भी ठंड भगा दी है। उसके साथ बैठ तो गई थी, पर यूं जैसे कभी भी उठकर भाग जाएगी। ओके, यहाँ कॉफ़ी का सामान भी है, कॉफ़ी पियेंगे? बारिश भी खूब सो तब तक रुक जाए। ज़ाले ने कुछ देर तो ये चुप बर्दाश्त की, पर फिर वो साथ बैठा घबराहट देने लगा तो वो जल्दी से उठ खड़ी, उसकी कसरत की खूबसूरत वजूद को हर मुमकिन देखने से परहेज किए ज़ीशान की आंखों में ही देखते बोली, ज़रूर पीऊँगा। ज़ीशान ने वहीं फुर्सत से टेक लगाई और ज़ाले की कॉफ़ी बनाने और लाने तक मुसलसल हाथ कांप रहे थे। वो पास वापस आई और एक भाप उड़ाता मग ज़ीशान को दिया, जिसने थामते हुए भी ज़ाले के पूरे मुलायम हाथ को छुआ। वो सह गई और खुद भी वापस उसके साथ ही इस वुडन काउच पर बैठी, जिसकी गद्दी ज़ीशान ने अपने नीचे से निकाले वो भी ज़ाले वाली जगह के नीचे रख दी थी। तभी वो उसके साथ बैठी उसके बराबर लग रही थी। सामने हीटर, हाथ में गर्म कॉफ़ी और साथ बैठा आतिशफशां। ज़ाले का हल क्यों करना सूखता। तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाओगी? चंद सिप्स लेते ही वो खामोशी तोड़ गया। ज़ाले को लगा उसके मुंह में मीठी क्रीमी कॉफ़ी के बावजूद कड़वाहट घुल गई हो। फिर भी वो मुस्कुराकर ज़ीशान की तरफ चेहरा घुमा गई। श्योर। जल्दी से नज़र हटाए मग से लबों को लगाए, अपनी धुंधलाई आंखें आग के शोलों पर जमाई।
یہ چھوٹی سی اسٹے پلیس بہت رومانٹک ہے نا؟ وہ پھر پکارا تو زالے نے پھر سے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں اکثر یہاں کے ایکشن اور جاسوسی ناولز پڑھتی ہوں۔ ذیشان حیرت سے مسکرایا۔ ظالم لڑکی، یہاں تمہیں رومانٹک بکس پڑھنی چاہیے، تبھی تم اتنی خشک ہو۔ جناب کی زبان پھسلی، تبھی تو زالے نے گردن گھما کر آنکھیں دکھائیں۔ مجھے موقع ملے میں ایسی ہی جگہ اپنی ویڈنگ نائٹ سیلیبریٹ کروں۔ اس آدمی نے قسم اٹھا رکھی تھی نہ سدھرنے کی۔ زالے نے مگ سامنے میز پر رکھا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذیشان کا موڈ بھی ایک دم بدلا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتی اس کی جانب جھکی، پر اپنا ہاتھ ذیشان کے کاندھے پر رکھنے کے سبب گرنے سے بچی، لیکن ذیشان کی کافی چھلک کر اس کے ہاتھ اور تھائے پر جا گری۔ وہ ذیشان کی حرکت کبھی نہ بخشتی، پر اس کے ہاتھ کی چلن دیکھتے جلدی سے سنبھل کر مگ ذیشان کے ہاتھ سے لے کر سامنے رکھا۔ ذیشان کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ جلا لیا ہاتھ؟ اب یہاں پر آئٹم بھی نہیں، چلے ہم جو مینشن چل رہے ہیں۔ آپ کی ٹانگ پر بھی گری ہے کافی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے سخت پریشانی سے ڈانٹ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ تھوڑا ٹائم چاہتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ جو اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہی تھی، یکدم ہی ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے ٹائم لینے کا؟ خود کو ہرٹ کر رہے ہیں آپ میرے لیے؟ میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہاتھ کا نہیں، وہ تو دل کا جتا گئی، اور ذیشان زخمی سا مسکرا دیا کہ وہ اتنا تو سمجھ رہی ہے کہ اس بندے کے اندر سب جل رہا ہے۔ جان بوجھ کر نہیں کیا، ڈانٹو تو مت۔ وہ اپنا دردناک موڈ بدل گیا کہ زالے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے والے تھے۔ ڈانٹ نہیں رہی، بس آپ کے ہاتھ کی جلن محسوس ہوئی۔ یہاں بھی گری ہے کافی، پین ہے؟ وہ تھک ہار کر پاس ہی بیٹھی، اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھے فکر اور لاڈ سے درد کے بارے پوچھا، جو بھی کسی تکلیف کو نہیں جاتا تھا۔ وہاں فیل نہیں ہوئی، ہاتھ پر فیل ہوئی تھوڑی سی جلن، باقی درد سے میرا کوئی رشتہ نہیں مسز، میں خوش باش آدمی ہوں۔ اس کے بالوں کو سنوارتا اس کی فکریں ہٹانے کو شریر مسکرایا، جو مسکرا نہ سکی۔ آپ خوش باش ہی اچھے لگتے ہیں، لالا کیا کہیں گے؟ میں نے ان کے بیسٹو کو دیوداس بنا کر واپس بھیجا ہے۔ ایسے مت کریں ذیشان، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں ہمارے اس رشتے کے لیے سوچنے کی کوشش کروں گی۔ واپس جا کر آپ اداس نہیں ہوں گے، ویسے ہی چل والے زیشو بن کر چہکیے گا۔ کل سے میرے بھی پیپرز ہیں تو فل بزی ہو جاؤں گی، اوکے؟ وہ چھوٹی سی ہو کر بڑے بڑے عہد چاہ رہی تھی، لیکن ذیشان تو یہیں تھم گیا جب اس ملائم ہاتھ کی ٹھنڈک ذیشان کو اپنے دائیں رخسار پر محسوس ہوئی۔ وہ پیار سے یقین چاہنے کو منتظر تھی، اور وہ اس لمحے سے تعمر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی ہتھیلی چومتے بولا تو نظریں بھی نیچی کر گیا۔ زالے نے بھی مان لیا کہ وہ بات مانے گا۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ چپ ہو گیا تھا، تبھی زالے نے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے پوچھا، پر وہ بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں ہوا، ہم اوکے۔ وہ گہرا سانس برے سے دیکھتے ہی بولا تو زالے نے اس کی نظروں میں ابھرتی طلب پر جلدی سے آئی کنیکٹ توڑا۔ آپ کے ہاتھ کی جلن کم ہوئی؟ وہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے دوسرے سے سہلاتی ہنوز فکر سے بولی تو ذیشان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ زالے کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور اٹھ کر اپنی کچھ حد تک خشک ہوتی ٹی شرٹ پہنی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ سے زیادہ اگر تم تھوڑی میرے دل کی جلن کم کر دو تو۔ شرٹ پہن لی ہے۔ وہ میز پر رکھی گاڑی کی کیز اور اپنا فون لیتا پلٹا تو زالے بنا نظریں ملاتی اس کی بازو کے حصار میں آ کر چھپ گئی۔ مجھے اپنے کچھ ہگز پیک کر دو نا، وہ بازوؤں میں سے بسائے کھڑا کان میں بے بسی سے بولا۔ کیا پتا یہ بھی بس آپ کی حمانت رہے اب؟ سینے لگی ہی وہ دل کی جلن کم کر رہی تھی۔ ذیشان کی مسکراہٹ میں تازگی تھی۔ چل جھوٹی، ماموں لالا کے لیے تمہارے حگز بے چین رہتے ہیں، صرف میری امانت کیسے رہیں گے؟ وہ اسے چڑھانے کی کوشش میں تھا۔ ماموں ہمیشہ میرا ماتھا چومتے ہیں یا گود میں لٹا لیتے ہیں کہ یہاں سو جائے میرا بچہ، اور لالا کے حگز تھوڑے دور دور والے ہیں، تو ریئل والے آپ کے ہوئے نا، ایسے زور والے۔ وہ روبرو ہو کر جب یہ بولی، ذیشان کو لگا وہ سچ میں زالے کا سکون ہے، اور ستم یہ خود نہیں کہتی تھی۔ میری طرح کوئی گلے نہیں لگاتا تمہیں۔ وہ پھر سے تڑپ کر بازو کھول گیا تو زالے کی آنکھیں سی بڑھنے لگیں۔ نہیں، وہ اس کے حسودہ سینے سے لگتی لرزتی آواز میں بولی تو ذیشان نے اس کا سر چوما، اور جانے کتنی دیر تک وہ ذیشان کے وجود کا حصہ بنی اس کی بازوؤں میں قید رہی۔ چلتے ہیں، بارش رک گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی مچل کر اپنی آنکھیں رگڑتی اس جگہ سے نکل گئی تو ذیشان نے بھی اپنی دوسری بٹن اپ شرٹ وہیں چھوڑی اور وہاں سے ڈور کلوز کرے باہر نکل گیا۔ جا منشن میں پہنچنے تک دونوں چپ رہے۔ علیحہ آ چکی تھی اور اب زالے پر بہت سے نئے انکشافات ہونے کا وقت آ چکا تھا، جو کچھ حد تک جا منشن کی سجاوٹ سے ہی دہل سی گئی تھی۔
جی جناب، اگلی ایپیسوڈ جو ہوگی وہ بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے. ایک تو نکاح اسپیشل ہوگی، جو ہے گڈ بائی اسپیشل ہوگی، اور اس کے علاوہ بہت اسپیشل ارمان انیا کا بھی اسپیشل سین ہوگا. تو مست والی ایپیسوڈ ہے نیکسٹ والی. یہ والی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا. اچھا سے تبصرہ بھی دیتے جائیں. تبصرے آپ کے نہیں آ رہے بھائی، ویسے نہیں آ رہے جیسے پہلے آ رہے تھے. تو پلیز ایکٹیو ہو جائیں، اپنا رسپانس دیا کریں. تو روز آپ کو اتنی لمبی کس دیتی ہوں، تو کوئی تو بھائی صلہ دیا کرو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں. اللہ حافظ.